और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा का महापर्व चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान है, तो दो तस्वीरें दिखाते हैं आपको। एमपी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 जिलों में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो वहीं पीएम मोदी कल मध्य प्रदेश आ रहे हैं जहां वो चुनावी हुंकार भरेंगे। ये देखिए दो तस्वीरें मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश किस लिए, क्योंकि आज पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा जो कि हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। विंध्य में भरेंगे चुनावी हुंकार और इधर मध्य प्रदेश कल पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का दौरा भी है बेहद खास और इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को साधने की कोशिश इस रैली के जरिए, इस रोड शो के जरिए की जाएगी। एक बड़ा रोड शो होगा कल, लेकिन उसके पहले ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें मध्य प्रदेश की तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पीएम मोदी का दौरा है, ये 2 दिवसीय दौरा, ये दौरा भी बेहद खास है। बीते दिन भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ पहुंचे जेपी नड्डा और अमित शाह, तब भी बेहद खास तैयारियां कार्यक्रम की गई थी। और चलिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में और ज्यादा विस्तार से जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं भोपाल से श्याम सिंह तोमर और संवाददाता खुमन साहू रायपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले श्याम, मैं आपके पास से आना चाहूंगी। मध्य प्रदेश जिस तरह से हम देख रहे हैं लंबे समय से बीजेपी का गढ़ बनता हुआ मध्य प्रदेश आ रहा है, भोपाल पहुंचना पीएम मोदी का कितना खास है, क्योंकि पूरे मध्य में प्रभाव डालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आज की बात करें तो विंध्य को साधने की कवायद भी आज की जाएगी। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही ऋतु आप, जो है विंध्य को साधने की कोशिश है। जेपी नड्डा का दौरा है और इस दौरे में 3 जिले हैं। इन 3 जिलों पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ये भाजपा भी जानती है। इसी रणनीति के तहत ये तय किया गया है कि जेपी नड्डा को इन क्षेत्रों में रोड शो करना चाहिए, रैली करना चाहिए, ताकि जो थोड़ी भी गुंजाइश कहीं रहे, जो हम हर बार बात करते हैं कांटे की टक्कर की, तो वो कांटे की टक्कर जैसी स्थिति कहीं भी हो तो वहाँ भी स्थिति भाजपा के फेवर में हो जाए। ऋतु बिल्कुल यही कोशिश की जाएगी कि बीजेपी के फेवर में चीजें की जा सके। इसके साथ ही श्याम, हम कल भोपाल में जो तस्वीरें बेहद खास देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो मोर्चा संभाले हुए हैं, भोपाल के जरिए क्या लगता है मध्य के साथ साथ क्या कुछ साधने की कोशिश करने वाले पीएम मोदी कल? देखिए हमको ये लगता है कि मोदी का ये जो मध्य क्षेत्र के राजधानी का जो दौरा है, भोपाल का जो दौरा है, कहीं ना कहीं इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये स्वर देने की कोशिश करती है भाजपा के, क्योंकि मोदी चेहरा है, मोदी को ही फ्रंट में रखकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है, जहां बीजेपी मजबूत है वो भी, और जहां बीजेपी को लगता है कि गुंजाइश है वहां भी जो है दौरे पर दौरे किए जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चेहरे हैं बीजेपी के, इसलिए जो है ये निर्णायक रहने वाला है। ये रोड शो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए इसका महत्व इसी से समझा जा सकता है कि 7 दिन से यहाँ तैयारी चल रही है। पुलिस प्रशासन भाजपा सभी जुटे हुए हैं। कल देर रात जो है खुद सीएम ने मोर्चा संभाला था, जो थोड़ी बहुत भी गुंजाइश लग रही थी उन्होंने कई निर्देश दिए। उसके बाद जो है फुल एंड फाइनल पुख्ता तैयारी के साथ भाजपा मोदी का रोड शो करने जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लौटूंगी मैं आपके पास। खोमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोमन, कल का दिन तो मध्य प्रदेश के लिए खास होने वाला है क्योंकि पीएम पहुंचेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन बेहद खास है। बीते दिन भी हमने देखा कि बीजेपी के दिग्गज पूरी तरह से मैदान में डटे हुए नजर आए हैं। देखिए निश्चित तौर पर ऋतु, मेहमान नवाजी के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरीके से तैयार है। पहले मैं उनके दौरे की बात कर लेता हूं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री 3 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं और सेकेंड फेज में जिन सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, खासकर जो महासमुंद का क्षेत्र है, महासमुंद, इसके अलावा जो कांकेर लोकसभा सीट है, वहाँ जो धमतरी में प्रधानमंत्री लोकसभा को संबोधित करने वाले, लोकसभा सीट में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साहू समाज एक बड़ा फैक्टर छत्तीसगढ़ में साबित होता है। कहीं ना कहीं जो सरकार बनाने में साहू समाज की बड़ी भूमिका रहती है और यही कारण है कि महासमुंद जो लोकसभा क्षेत्र है ऋतु, वो साहू समाज का क्षेत्र है। ऐसे में साहू समाज को कैसे साधेंगे मोदी, ये बड़ी चुनौती होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो साहू समाज का जो जुड़ाव है वो प्रधानमंत्री से लगातार देखा जा सकता है। साहू समाज के जो लोग हैं वो काफ़ी उसको अपनापन की तरह लेते हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए कांकेर लोकसभा सीट की, तो कांकेर लोकसभा सीट आदिवासी बहुल इलाका है। आदिवासियों को लगातार साधते हुए आए हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है। इसको लेकर भी काफ़ी कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो आदिवासियों को साधते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर अगर बात की जाए जो जांजगीर चांपा खासकर शक्ति में होने वाला है, वहाँ भी 2 लोकसभा सीट है। खासकर जो कोरबा लोकसभा सीट है, जांजगीर लोकसभा सीट है, उसमें जो
कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक के जो लोग रहते हैं, इसके अलावा जो कोरबा लोकसभा सीट चूंकि कांग्रेस के पास है, उसको साधने का प्रयास, उसको जीतने का प्रयास, कांग्रेस के किले को भेदने का प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। सरगुजा लोकसभा सीट की बात कर लेता हूँ। सरगुजा लोकसभा सीट वो लोकसभा सीट है जहां से उप मुख्यमंत्री रहे टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां को साधने का प्रयास कहीं ना कहीं आदिवासी बहुल इलाका सरगुजा संभाग भी है ऋतु, तो उसको भी साधने का प्रयास कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए, इसकी इतर अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री आज रायपुर में 10 सालों बाद ठहरने वाले हैं। उसकी मेहमान नवाजी के लिए राजधानी रायपुर पूरी तरीके से तैयार है। उसके खाने का इंतज़ाम, उसके रहने का इंतज़ाम, उसके ठहरने का इंतज़ाम, इसके अलावा कड़ी सुरक्षा के बीच राजभवन के आसपास को बैरिकेड्स किया जा रहा है। 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे ऋतु, तो उसके लिए चाहे डिनर की बात की जाए, चाहे ब्रेकफास्ट की बात की जाए, तमाम चीज़ों की तैयारियां कहीं ना कहीं पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी जब रुकेंगे तो राजभवन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है प्रधानमंत्री मोदी का जो मिशन 11 है वो कहीं ना कहीं साफ दिखाई देता है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आएंगे तो मिशन 11 को लेकर क्या कुछ कांग्रेस पर निशाना साधते हैं और क्या कुछ संदेश देते हैं, ये आने वाले वक्त बताएगा। बिल्कुल, और इसी पर सबकी नजरें भी होंगी। श्याम, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि भोपाल एक ऐसी लोकसभा सीट है जिसके अंदर विधानसभा सीटों में कांग्रेस का कहीं कहीं प्रदर्शन बेहतर देखने को मिला था। कई ऐसे हमने देखा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनका क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलता है। तो पीएम मोदी का जो दौरा होने वाला है, ये पुराने भोपाल से जो नए भोपाल तक पहुंचेगा तो पूरे क्षेत्र में प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। श्याम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऋतु। जो ये भोपाल है, भोपाल की जो अगर विधानसभा सीटें देखें तो कुछ पैचेस ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं पिछली बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को दिक्कत हुई थी, और इसी वजह से अब तय किया गया है कि जो जंक्शन है, शहर का जंक्शन, वहाँ पर नए और पुराने शहर के बीच का जो जंक्शन है वहाँ पर इस रोड शो को रखा गया है ताकि प्रभाव पूरे शहर में रहे, लोग प्रभावित हों। समाजों को जोड़ा गया है, जो कि ज़्यादातर समाज पुराने शहर से वास्ता रखते हैं, उन समाजों को जोड़ा गया है। उनके मंच लगाए गए हैं, वो मंच से जो है लगातार उनका स्वागत सत्कार करेंगे, अभिवादन करेंगे। ये कहीं ना कहीं रणनीति का हिस्सा है, नए और पुराने शहर सभी मतदाताओं को साधने का। ऋतु, बिल्कुल श्याम, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। खुमन, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दौरा है और चुनावी दौरा है, और ऐसे में देखना होगा कि ये दौरा कितना बीजेपी के पक्ष में साबित होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और इसी चुनाव के बीच डॉक्टर मोहन यादव का एक और अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां सीएम उज्जैन में बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया की नामांकन रैली से पहले अचानक एक नारियल पानी की दुकान में पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को नारियल पानी पिलाया और खुद जेब से निकालकर पैसे भी दिए। उन्होंने खुद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, साथ ही लिखा, मिठास अंगूर की हो या रिश्तों की, बांटने से बढ़ती है, ये आपका नहीं मेरा सौभाग्य है, जो चंद पलों में आप सभी का असीम स्नेह प्राप्त हुआ है। और इधर गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। मुंगावली में उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और नुक्कड़ सभाएं भी की। चकेरी गांव में प्रियदर्शनी सिंधिया को महिलाओं ने मेहंदी लगाई। प्रियदर्शनी राजे ने हाथ में मेहंदी से चुनावी स्लोगन सिंधिया दिल से लिखवाया। कुछ लिख दूं, क्या लिखूं? और ये तस्वीरें देखिए, लगातार चुनावी प्रचार में जुटी है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। चुनावी प्रचार महिलाओं के बीच पहुंच रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, वोट की अपील कर रही है, लेकिन इसी बीच महिलाओं से उन्होंने मेहंदी लगवाई है। हाँ, दिल्ली में भी हम और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन मोड पर आ गई है। सारी सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा के बाद अब पीएम मोदी के दौरे की तैयारी हो रही है। मोदी न केवल सभाएं करेंगे बल्कि रात में रुककर वो पार्टी को जीत का मंत्र भी देंगे। बीजेपी का मिशन छत्तीसगढ़, जीत की तैयारी पूरी। बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने उठाई जिम्मेदारी। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें कैसे जीतेगी, उसकी दिशा तय करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो इन दिनों कांग्रेस के खिलाफ छत्तीसगढ़ में जीत का मिशन चलाना शुरू कर चुके हैं।
तीनों नेता 3 दिन में छत्तीसगढ़ की राजनीति बदलने का काम कर रहे हैं। रविवार को अमित शाह रायपुर पहुंचे, जहां वो रात भी रुके। इससे पहले अमित शाह छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान रात रुके थे। तब माना जा रहा था कि बीजेपी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, मगर अमित शाह के इन दौरों ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। रायपुर में अमित शाह ने देर रात तक प्लानिंग की। सोमवार सुबह कांकेर में जनसभा की, जहां वो जमकर कांग्रेस पर हमलावर रहे। मैं आज आपको कहने आया हूं, अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी है। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा, क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। कांकेर में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उससे पहले शाह ने हर वो कोशिश की जिससे बीजेपी को बढ़त मिल सके। दरअसल पहले फेज में छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर चुनाव हुए, जहां बस्तर लोकसभा सीट पर पिछली बार 66.19% वोटिंग हुई, तो इस बार बढ़कर 67.56 तक पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में बढ़ती हुई वोटिंग का फायदा बीजेपी जमकर उठाना चाहती है। सोमवार को जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे, जहां मुंगेली के लोरमी और भिलाई में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मंच से कांग्रेस को सनातन विरोधी बताया। बीजेपी के मिशन छत्तीसगढ़ के 2 हीरो अमित शाह और जेपी नड्डा की रैलियां तो हो गईं, लेकिन तीसरा हीरो यानी पीएम मोदी का दौरा अभी बाकी है। वो 23 और 24 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में रहेंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी 23 अप्रैल को रायपुर में ही रुकेंगे। इससे पहले पीएम बस्तर में चुनावी रैली कर चुके हैं, जहां वो विपक्षियों के लाठी मारने के बयान पर जवाब दे चुके थे। ये लाठी से मोदी का सिर फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी गरीब का बेटा है, सिर ऊंचा रख करके चलता है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह की तिकड़ी छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटों पर सेंध लगा सकती है, जबकि बीजेपी के पास पहले से ही राज्य में 2 सीटें हैं। अगर 2 सीटें और बीजेपी जीत जाती है तो 400 पार के नारे के करीब एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे हनुमान जन्मोत्सव की, क्योंकि आज हनुमान जन्मोत्सव है, जिसे लेकर सुबह से हनुमान भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। गुना में भी प्रसिद्ध तीर्थस्थल हनुमान टेकरी पर मंगला आरती हुई। कलेक्टर और एसपी ने टेकरी सरकार की पूजा की। यहां पर इस बार विशेष फूलों से टेकरी सरकार का श्रृंगार हुआ। आरती में शामिल होने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, तो मंगला आरती हुई टेकरी पर, और ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कलेक्टर एसपी ने भी पूजा की है। तो हनुमान जयंती के मौके पर विदिशा के दादाजी हनुमान मंदिर में विशेष साज सज्जा की गई है। विदिशा का ये मंदिर बेहद प्राचीन है। हर बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। आज भी 1.5 लाख श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। प्रतिमा के आसपास गर्भगृह को नोटों से सजाया गया है। ये तस्वीर देखिए, विदिशा के हनुमान मंदिर की ये तस्वीर, जहाँ नोटों से विशेष सजावट आज मंदिर की गई है। पिछले 15-20 दिनों से हमारे सभी सेवक मेहनत कर रहे हैं। इस बार हमने जन्मोत्सव के लिए मतलब तैयारी करी है 15-20 दिन पहले से। इस बार भारत की जो करेंसी है उस नोटों का हमने डेकोरेशन किया है गर्भगृह में बालाजी महाराज के, और थोड़ा बाहर भी किया है, जैसे कि सामने दिख रहा। और उनकी जो नोटों की वो कुल संख्या है वो है 7,51,000 नोट जो है हमने उससे डेकोरेशन किया है। 15-20 दिन से जो है तैयारी चल रही है। यहाँ पे नोटों का जो है बढ़िया 7 लाख नोटों का सजावट अंदर का जो है गर्भगृह में की जा रही है। 70,000 का फूल बंगला बनाया जा रहा है और 25,000 का टेंट वगैरह लगाया जा रहा है, और भजन कीर्तन ये सब जो है रखा गया है। भंडारा भी चल रहा है। हनुमान जी का जो है 11 बजे से अभिषेक शुरू होगा, 3 बजे तक अभिषेक चलेगा। इसके बाद श्रृंगार 5 बजे महाआरती शुरू होगी। उज्जैन में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर मंदिरों में भीड़ है। श्री मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में भी हनुमान जयंती का उत्साह सुबह से ही दिखाई दे रहा है। पूरे मंदिर क्षेत्र को आकर्षक तरीके से रंग बिरंगी झंडियों और केसरिया ध्वज से सजाया गया है।
और बुरहानपुर के मोहम्मदाबाद में दलित समाज की पहली बार बारात निकली। बारात में दुल्हन घोड़ी पर बैठी नजर आई। दुल्हन को घोड़ी पर देख गांव के लोग देखते ही रह गए। दुल्हन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में नजर आई। परिवार वालों का कहना है कि हमारा सपना था कि बेटी भी दुल्हन के जैसे घोड़ी पर सवार होकर निकले। तो वहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का संदेश भी दिया है। मध्य प्रदेश में आज 5वीं और 8वीं की बोर्ड पैटर्न पर हुई परीक्षाओं के नतीजे घोषित होंगे। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित राज्य शिक्षा केंद्र सभागार में रिजल्ट घोषित होंगे। नतीजे घोषित होने के बाद वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो 5वीं और 8वीं बोर्ड के परीक्षा के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं और नतीजे घोषित होंगे पहले और उसके बाद वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा रिजल्ट। तो आज 5वीं और 8वीं के छात्रों के बोर्ड परीक्षा के नतीजे घोषित किए जाएंगे। मंदसौर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने कार से 1 करोड़ रुपए और लाखों की ज्वेलरी बरामद की। वहीं पुलिस ने कार सवार 2 युवकों और एक महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आचार संहिता के चलते नई आबादी इलाके में पुलिस चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई। तो कार से 1 करोड़ 3 लाख रुपए और 4 किलो चांदी की ज्वेलरी बरामद हुई है। अब पुलिस इनकम टैक्स विभाग को खबर देगी तो वहीं आरोपियों से पूछताछ भी करेगी कि आखिर ये रुपए कहाँ ले जाए जा रहे थे। चुनावी माहौल है और ऐसे में जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए विस्तार न्यूज लगातार लोगों से बात कर रहा है। आज विस्तार न्यूज की टीम राजधानी भोपाल पहुंची, जहां युवाओं से बात की और उनके मुद्दे भी जाने। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो यहीं पर छात्र हैं भोपाल में, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे और आज चाय पे चर्चा छात्रों के साथ, युवाओं के साथ होगी और जानने की कोशिश होगी कि इस बार के चुनाव में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। क्या लगता है माहौल किसका चल रहा है? माहौल भैया बीजेपी का चल रहा है। अभी कल नरेंद्र मोदी साहब ने भाषण दिया है, उनका बहुत शायद कल का है कि पुराना है, बहुत ट्रोल हो रहा है कि उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ऐसा दिया गया है कि सब कुछ मुस्लिमों को ही दे दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू उनकी लैंग्वेज में, कि जो भी ज़मीन है। और उन्होंने पुराने प्रधानमंत्री अपने ये थे जो क्या मनमोहन सिंह जो की टारगेट किया है कि उन्होंने बोला था कि उनका पूरा देश की पूरी ज़मीन सिर्फ अल्पसंख्यकों को उन्होंने बोला था कि जो शिक्षा और ये था स्वास्थ्य, रोजगार और कृषि, ये जितनी भी देश की संपत्ति है वो सब अल्पसंख्यकों की है। के कामकाज पे सवाल उठा रहे, आऊँगा आपके पास। और छात्र हैं, क्या नाम है आपका? अभिषेक श्रीवास्तव। क्या करते हैं अभिषेक आप? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, साथ साथ तैयारी भी करता हूँ। 10 साल मोदी जी को हो गए, अब चुनाव का वक्त है, एक चरण का चुनाव हो भी चुका है। ऐसे में क्या चाहते हैं, आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? तमाम अगर 10 साल की बात की जाए तो सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार के कामकाज को तो मैं बहुत ही एक पॉजिटिव वे में देखता हूँ, क्योंकि जो भी काम हुए हैं, पुराने रूढ़िवादी कानून समाप्त हुए, 370 समाप्त हुआ और पुराने मुद्दे जैसे कि राम मंदिर वह समाप्त हुआ। एट द एंड तो वो कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन क्रेडिट सरकार को ही जाएगा। लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो आगे हमें करनी है और वो स्पष्ट नजर आती है मोदी जी के विज़न से। आप देखिए तो मोदी जी बात करते हैं कि मैं 2047 की सोच रहा हूँ, तो उनका एक विज़न है और उसके हम विपरीत किसी अगर अपना विपक्ष देखें, वो कहीं स्टैंड ही नहीं करता है। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कहीं पे वो साथ हैं, कहीं पे एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसे में जनता उन पर भरोसा कैसे कर सकती है आखिर? आप खुद सोच के देखिए। प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विजन के साथ चल रहे हैं। इनका मुद्दा है कि 370 जैसे राष्ट्रीय मुद्दे का हल निकला और 2047 का जो विजन है उस विजन पे काम करें। विपक्ष कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे देखते हैं? अब उनका विजन है 2047 तक, तो अभी भी इन्होंने खुद ही अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था कि एक उम्र के बाद सबको रिटायर कर दिया जाएगा। शायद 75 उम्र रखी थी इन्होंने। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी 73 ईयर के हैं। तो ये ऐसा कौन सा विजन है जो खुद 2047 तक देख सकते हैं? क्या मुद्दे क्या हैं? मुद्दे क्या हैं? अगर बीजेपी जीतती है इस बार के इलेक्शन में तो काफ़ी कुछ चेंज आएगा। जैसे पिछली बार बेटी बचाओ योजना, काफ़ी सारी स्कीमें लॉन्च हुई थी और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए भी काफ़ी कुछ हुआ था। तो आने वाले देखा जाए तो काफ़ी कुछ बदलेगा। चुनाव है, चुनाव को लेकर अगर बात करें तो पिछले 10 साल की मोदी सरकार को आप लोग कैसे देखते हैं? यार हम तो अच्छे नज़रिए से ही देखते हैं, बहुत सपोर्टिव है सब चीज़ों को लेते हुए। कुछ ड्रॉबैक्स हैं क्योंकि एक तरफ ही विज़न लेके चल रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करते हुए। थोड़ा सा स्प्रेड में खेलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल 8 मार्क्स तो दूंगा 10 में से। 8 मार्क्स, ये 8 नंबर 10 में से दे रहे हैं। अगर आपकी बात करें, सरकार कुछ काम कर पाई, बदलाव देखते हैं 10 साल में, या फिर सरकार ही बदलना चाहते हैं? मैं इसको, अगर आप मेरे को नंबर्स की अगर आप बात करेंगे तो मैं तो 10 में से 10 दूंगा।
जिस तरह से लोगों का ये कहना है कि आने वाली सरकार से हमारी जो अपेक्षाएं हैं, मोदी जी के विजन को देखकर, भारत के भविष्य को देखकर वोटिंग करेंगे। लेकिन युवाओं के फिर वही मुद्दे हैं, रोजगार। युवाओं का कहना है कि हमें रोजगार चाहिए, रोजगार की दिशा में सरकार को अच्छा काम करना चाहिए। मोदी सरकार तो चाहते हैं, लेकिन रोजगार की दिशा में सरकार को कहीं ना कहीं उतना सफल नहीं मानते जितना होना चाहिए। फिलहाल देखना दिलचस्प तब होगा जब नतीजे आएंगे कि आखिरकार वाकई अब की बार किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।